वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड। 77 हमारा प्रैक्टिस सेट है और DSSB के लिए, MRS के लिए, यूपी TGT PGT हो किसी भी स्टेट का, और यूपी TGT PGT है और अदर भी स्टेट का TGT PGT एग्जाम्स है, तो सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और DSSB और MRS वगैरह के लिए तो है ही। ठीक है, चलिए, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर अपनी तैयारी रखनी है, और लाइक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो पहुँचे और हम लोग अच्छे से सब चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, और लास्ट में एक आंसर आपको क्वेश्चन का देना होता है, उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और बिल्कुल मैं यही कहती हूँ गाइस, एक चीज़ के चक्कर में 2-3 चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, इसलिए ज़रूर से सर्च करके आपको आंसर देना चाहिए, है ना। चलिए शुरू करेंगे और देख लेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है। Wordsworth initially planned to write Recluse together with Coleridge, their joint intent being to surpass। बताइए, इसमें आप इसको अच्छे से जानते हो कि रेक्लूज जो है वर्ड्सवर्थ की है ये, तो मतलब किसका जो जॉइंट है, इंटेंट बीइंग टू सरपास, तो किससे? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट थे, स्पेंसर्स के फेयरी क्वीन से, चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, या फिर दांतेज इन्फर्नो। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर है वो रहेगा जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए है। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, किसने कहा है इनको पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी? तो ये जॉन कैवल का कहना था ऐसा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मिल्टन्स मैग्नम ओपस द ब्लैंक वर्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, आप जानते हो, और मैग्नम ओपस कहा जाता है इसको मिल्टन का। ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है, वो कंपोज्ड बाय द ब्लाइंड एंड इम्पॉवरिश्ड मिल्टन। कब से कब तक इसको लिखा गया है, इसको आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये तो गाइस, और बिल्कुल जो ये बनेगा आपका, इसमें ईयर पूछा गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे, है ना। 1658 से 1664 तक का जो ये है। Which of the following is the unfinished religious manifesto supposed to be written by Milton? मिल्टन के द्वारा कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो माना जाता है जो अनफिनिश्ड रहा है? तो ये डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो है, जो कि फर्स्ट डिफेंस है इनका। सेकंड डिफेंस इनका डिफेंसियो सेकंडा है, जो कि 1554 में आया था। अ ट्रिटाइज ऑफ सिविल वॉर 1659 में आया था, और डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, तो इनमें से क्रिस्टीना, तो इनमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा, ये आपको आंसर देना है इसका जी। तो बिल्कुल अगर इसकी बात करेंगे हम, तो ये डी ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यही है जो अनफिनिश्ड माना जाता है इनका। द एक्सकर्सन ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट बाय बिहेडिंग ऑकर्ड, बिहेडेड किया गया इनको, एक्सक्यूजन चार्ल्स फर्स्ट का कब हुआ? आउटसाइड द, कहाँ पे? बैंकेटिंग हाउस में, वाइट हॉल में, है ना, लंदन में। तो ये ट्यूसडे 30 जनवरी 1649 में, ट्यूसडे 30 जनवरी 1650 में, ट्यूसडे 25 जनवरी 1649 में, ट्यूसडे 20 जनवरी 1649 में। तो ये तो आप जानते हो कि 49 में हुआ था, है ना, अच्छे से, लेकिन ट्यूसडे 30 जनवरी को हुआ था। ये डेट आपको इसको याद रखनी है, अगर रख पाएँ आप तो अच्छा है। तो ट्यूसडे 30 जनवरी 1649 में। At what time of night Ruth and Falder plan to meet at the booking office? बुकिंग ऑफिस में रात के किस टाइम पर प्लान किया उन्होंने? जो रूथ और हनीबल थी, फाल्डर की गर्लफ्रेंड, उससे किस टाइम पे मिलने का वादा इन्होंने? 11:55 o'clock के पे, 11:45 o'clock, 11:35 o'clock, 11:15 o'clock। तो ये जो आंसर है आपका 11:45 o'clock है, 11:15 बजे, है ना, 11:15 बजे दोनों घर से चले। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ही इज़ रादर अ रिफाइंड लुकिंग मैन ऑफ 35, ये 35 साल का एक रिफाइंड लुकिंग मैन है, विद अ प्लीजेंट ऑलमोस्ट एपोलोजोइक वॉइस, बहुत ही एपोलोजेटिक वॉइस है इसकी। विच कैरेक्टर फ्रॉम जस्टिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस लाइन्स, इसमें जस्टिस के कौन से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर? ठीक है, तो देखिए वॉल्टर हाउ को किया गया है, किसको? वॉल्टर हाउ को, जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ, जेम्स हाउ का बेटा था ये वॉल्टर हाउ। ठीक है, होम डज, ये हर्मिया होना चाहिए गाइस, सॉरी, है हर्मियाज फादर, एक सेकेंड, ये देखिए हर्मियाज फादर है ना, हर्मियाज फादर वॉन्ट हर टू मैरी, हर्मिया के पिता किससे शादी करना चाहते थे इसकी मिडसमर नाइट्स ड्रीम में? डिमेट्रियस से, लिजेंडर से, थीसियस से, या फिर फ्लोस्टेट से? तो वैसे अगर आपने ये पढ़ा है ना तो आप इसको अच्छे से जानते हो, ये इसकी शादी जो है डिमेट्रियस से करना चाहते थे, जबकि ये प्यार किससे करती थी? लिजेंडर से करती थी। हु अमंगस्ट द यंग एथेनियंस इन मिडसमर नाइट ड्रीम में जो यंग एथेनियंस हैं उनमें
जो फर्स्ट अफेक्टेड है, सबसे पहले लव पोशन से किसको, कौन जो है वो सबसे पहले इफेक्ट हुआ, तो लिजेंडर है, हेलेना है, हर्मिया है, डिमेट्रियस है। तो सबसे पहले जो है ये लिजेंडर हुआ था, है ना, लिजेंडर था, लिजेंडर की आंखों में डाला गया, ऐसा इसमें माना गया था कि ये एक फेयरी ने किया है, पक नाम की जो फेयरी रहती है इसमें, तो वो करती है ये काम। और इसमें बॉटम नाम का भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, और ये क्या करता है कि लिजेंडर की आंखों में डाल देता है, तो जो सबसे पहले सामने आता है उसी के प्रेम में पड़ जाता है बंदा, तो ऐसा कुछ था इसमें, है ना। तो ये उल्टा हो जाता है, लिजेंडर वैसे तो हर्मिया से करता है, लेकिन ये हेलेना के पीछे पड़ जाता है। फिर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट स्पेशली वर्क्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, द वे दैट सिमिलर या रिलेटेड टेक्स्ट इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट और डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखिए इंटर रिलेशनशिप रहती है टेक्स्ट के बीच में, स्पेशली जो वर्क्स होते हैं लिटरेचर में, है ना, और वे होता है दैट सिमिलर और रिलेटेड टेक्स्ट, सिमिलर और रिलेटेड टेक्स्ट में एक प्रभाव रहता है इनका, रिफ्लेक्ट रहता है, और डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। तो डिफैमिलियराइजेशन कहते हैं इसको, डिसएंचेंटमेंट कहते हैं, सिंक्रटिज्म या फिर इंटरटेक्सचुअलिटी। तो आपको नाम से ही इंटर रिलेशनशिप से ही इसको आप जो है याद कर लीजिएगा, इसको आप इंटरटेक्सचुअलिटी में रखेंगे। हु इज़ कॉल्ड एन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर, आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर किसको कहा जाए, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी डे क्विंसी ने इनको कहा है, लेकिन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर भी इन्हीं को कहा गया, किसको कहा गया है, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ को। ये आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। सी ऑप्शन, क्वेस्ट का मीनिंग बताना है, ट्रायल है, टेस्ट है, सर्च है या फिर डिसीजन है। तो देखिए आसान से है ये, तो सर्च होता है, क्वेस्ट का मतलब क्वेश्चन से जान लीजिए, हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सर्च ही तो करते हैं ना कुछ ना कुछ, तो क्वेस्ट हो गया हमारा सर्च करना। डिजल्टरी का मतलब बताना है, डिमिनिश है, फोरसेक है, रैंडम है, फ्रूगल है, बताइए। तो देखिए इसमें जो रहेगा आपका डिजल्टरी, ये आपका रैंडम रहेगा, रैंडम अचानक से चीज़ें हो जाना, है ना, रैंडम आगे पीछे चीज़ों का होना, ऐसे नहीं एक सीरीज से नहीं होना, आगे पीछे होना, है ना। और डिमिनिश आपको पता है कि किसी चीज़ को नीचा दिखाना, फोरसेक मना कर देना, या फिर फ्रूगल जो है आपका क्या रहता है, फ्रूगल एक तरीके से फ्रूगल थ्रिफ्टी रहता है, जो कंजूस टाइप रहते हैं, बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं, मतलब फ्रूगल नहीं, कंजूस होते हैं बहुत ज़्यादा ना। डिफाइल का एंटोनिम देना है, ए लिखा है ना आगे, तो आपको इसका एंटोनिम देना है। यील्ड रहता है, प्यूरीफाई है, डिस्क्राइब है या फिर रिपेयर है, तो ये हो गया आपका प्यूरीफाई, ठीक है, प्यूरीफाई बी ऑप्शन। डिफाइल होता है किसी चीज़ को क्या करना, ख़राब करना, और प्यूरीफाई हो जाता है इसका एंटोनिम। स्टेरिल में आपको इनफर्टाइल है, इसमें डेंस है, डेंस होता है घना बहुत ही, और इनफर्टाइल जो उपजाऊ नहीं होता उसको कहते हैं इनफर्टाइल। डैरेन, ठीक है, फर्टाइल, तो ये फर्टाइल इसका आंसर है, इनफर्टाइल रहेगा स्टेरिल, जो इसका आंसर है वो इनफर्टाइल रहेगा, मतलब जो सिनोनिम है, और एंटोनिम की बात करेंगे तो फर्टाइल हो जाएगा। डीलिस्ट करना, देखिए डीलिस्ट से समझ लीजिए, डीलिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है लिस्ट से निकाल देना, मतलब रोक देना, है ना, ख़त्म कर देना, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है हमें, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि कंटिन्यू रखना। प्यूडेंट फुलिश होगा, केयरलेस होगा, स्ट्रेंज होगा, माइजरली होगा। तो प्यूडेंट होता है थोड़ा सा एकदम से बहुत ही कॉन्शियस बंदा रहता है, एकदम कॉशियस रहता है, एकदम सतर्क रहता है ना, केयरफुल होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका एंटोनिम देना है तो केयरलेस हो जाएगा, बी ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग सही है, लेजन है, इसमें सारे लेजन है, तो देखिए सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है लेजन की सही स्पेलिंग रखी जाएगी यहाँ, ठीक है। चलिए, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल, किसी बाहर कंट्री से जब कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, देखिए एमिग्रेंट, आप ऐसे याद रखिएगा। एंट्री का क्या मतलब है, एंट्री, तो देखिए जो इमिग्रेंट होता है, आई से मतलब है ना, आई से जो बाहर से हमारे देश में आ रहा है, और हमारा जो बाहर जाता है उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, एमिग्रेंट। इन विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी मैलिस, एक राइटर है इसमें, गाल्सवर्दी का एक वर्क है, इसमें मैलिस नाम का राइटर है जो हेल्प करता है रिहेबिलिएट किसकी, क्लेयर डेडमोंड की, जो एक मैरिड वुमेन है, और व्हेन सी वॉक्स आउट ऑफ हर प्रोजेक्ट हस्बैंड्स हाउस, ठीक है, जब वो वहाँ से निकल के चली जाती है बाहर, तो ये मॉब है, फ्यूजिटिव है, एस्केप है, द एल्डेस्ट सन है, ये देना है इसमें। तो देखिए इसमें आई थिंक क्या रहेगा गाइस आंसर, आई थिंक इसमें आपका होना चाहिए फ्यूजिटिव, भगोड़ा, है ना,
या आप इससे याद रखिएगा, सी वॉक्स आउट ऑफ हर प्रोस्पेक्ट हस्बैंड्स हाउस, तो यहाँ फ्यूजिटिव हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन। पिंडारिक ओड्स अनदर नेम इज, पिंडारिक ओड का दूसरा नाम क्या होता है? डोरियन ओड है, होरेशियन ओड है, रेगुलर है, इरेगुलर है। तो देखिए डोरियन ओड भी कहते हैं इसको, पिंडारिक ओड को क्या कह सकते हैं? डोरियन ओड भी इसको कहते हैं। एक और भी कहते हैं, आगे आएगा। पिंडारिक ओड्स वर रिटन फॉर, पिंडारिक ओड किस लिए लिखी जाती थी? ऑनर ऑफ विक्ट्री में, मॉर्निंग में, सिंगिंग इन सिंपल एंड सोबर स्टाइल में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए विक्ट्री में इनको लिखा जाता था, यानी कि जो ऑनर ऑफ विक्ट्री में, ए ऑप्शन में, है ना। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड किस चीज़ का एग्जाम्पल है? द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों ही है गाइस, ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास, ये दोनों ही है, जो प्रोग्रेस ऑफ पोएजी है और द बार्ड है, दोनों ही हमारे पिंडारिक ओड के एग्जाम्पल हैं। द पिंडारिक ओड इज, ये दी है गाइस, ठीक है। द पिंडारिक ओड इज ऑल्सो नोन एज, अभी देखिए डोरियन ओड भी कहते हैं इसको, और इसको कोरल ओड भी कहते हैं, ए ऑप्शन है ना, इसको कोरल ओड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओड इज अ पोम दैट रिटन फॉर एन, ओड जो एक ऐसी पोएम है जो लिखी जाती है ओकेजन पे, रिलीजन पे, बोथ एंड बी। तो ओकेजन पे गाइस, ठीक है, ओकेजन पे लिखी जाती है ये, ए एंड बी इसमें नहीं होगा आपका। चलिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ चीफ फीचर ऑफ, किस चीज़ की चीफ फीचर है ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है? रेस्टोरेशन एज की, एलिजाबेथन एज की, रोमांटिक एज, या फिर विक्टोरियन एज। तो मुझे जो लगता है गाइज इसमें आपका विक्टोरियन एज होना चाहिए, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग वगैरह थे हमारे उस टाइम पे, तो वो विक्टोरियन एज से ही जानेंगे हम इनको, है ना। व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म है ना, तो व्हाट इज़ द प्राइमरी, इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? अनकन्वेंशनल राइम्स रहती हैं इसमें, कलरफुल सेटिंग रहती है इसकी, इमोशनल हाइपोबली है, या फिर ड्रामेटिक आयरनी है इसमें। तो देखिए इसमें ड्रामेटिक आयरनी होना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है। जो प्राइमरी इफेक्ट इसमें रहता है वो क्या है? ड्रामेटिक आयरनी। द लैंग्वेज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज समटाइम्स, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग रहते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कभी कभार कैसी होती है? रफ एंड कोर्स, बॉम्बास्टिक, सबलाइन, या फिर जेंटल। क्या होगा इसमें? तो देखिए सबलाइम नहीं, रफ एंड कोर्स होती है कभी कभी, ए ऑप्शन है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग कैन बी यूज्ड फॉर, ड्रामेटिक मोनोलॉग किस लिए यूज़ की जाती है? बिहेवियर स्टडी करते हैं इससे, साइको एनालिसिस करते हैं, साइकोमेटिक एक्शंस रहते हैं, या फिर फिजियोथेरेपी करते हैं इसके थ्रू। तो देखिए इससे पता चल जाता है, हमें साइको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग व्यक्ति की मोनोलॉग से ही समझ जाइए कि खुद के बारे में लिखता है व्यक्ति, जो अंदर से उसकी चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ पे साइको एनालिसिस हो जाएगा, उनको पढ़ के हम किसी बंदे का जो है बिहेवियर कैसा रहा होगा, उसकी मेंटल स्टेटस कैसा है, वो सब हम लोग पता कर पाते हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन है एज अ होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, बीच में मैं नहीं कहती हूँ, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे बस ओनली। और द पॉपुलर बैलड है, जो पॉपुलर बैलड है उसमें क्या होता था? क्या स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक एलिमेंट था इसमें, अ स्ट्रेंथ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन था, मच एंटरटेनमेंट था, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।